क्या चीज? वो ज्यादा प्यारा दिखता नहीं, वही प्यारा दिखता है, ये बोल तू। गलत बात मत कर क्लास में। हाँ, तुम लोग और प्यारे, साक्षात राक्षसों के रूप हो तुम लोग। कलयुग में जो असुर, प्राचीन जमाने से जो आने, द्वापर युग से जो असुर बच गए होंगे, वही आगे तुम लोग। क्यों गलत बोल रहा हूँ? खासकर लड़के नहीं, लड़के राक्षस नहीं है, लड़के दैत्य है। दैत्य वो होता है जो राक्षसी पावर उनके पास रहता है लेकिन दिमाग नहीं होता, बैल बुद्धि। राक्षस लोग पास खुद का थोड़ा दिमाग भी था, जैसे जैसे रावण है वो राक्षस था, ठीक है, समझे? और राक्षस अलग होता है, दैत्य अलग होता है, दानव अलग होता है, असुर अलग होता है, सब अलग अलग कैटेगरी है, सब एक ही नहीं है। एडिटर यहाँ काटना याद से, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 की तरफ, ठीक है? यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे बेटा? यहाँ पर हम लोग जानेंगे रिएक्शन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो टाइप्स होते हैं और वहाँ पर रिएक्शन कैसे कैसे प्रोग्रेस करती है, उन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालेंगे सब लोग कॉपी में, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है? नए पेज से हेडिंग डालेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2, ठीक है? और उसके बाद लिखेंगे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन। कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना कैसे पॉसिबल होता है वो जानेंगे। तो देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फ्यूजन ना बेटा दो तरीके का होता है। एक होता है होमोलिसिस और दूसरा होता है हेट्रोलिसिस। सभी को ये दिखाई दे रहा है? होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस, ठीक है? होमोलिसिस में क्या होता है? नॉन आयनिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होता है? नॉन आयनिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। यानी ए और बी था, सपोज क्या था बेटा? ए और बी, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन थे। होमोलिसिस होने से क्या होगा? ये बॉन्ड बीच से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का। एक इलेक्ट्रॉन बी पे चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ए पे चला जाएगा। तो मेरे पास क्या मिलेगा बताओ? ए फ्री रेडिकल मिलेगा और बी फ्री रेडिकल मिलेगा। यहाँ पर होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? समझ में आ रही बात? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ क्या फॉर्म होता है? फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। पक्की बात? ठीक है। हेट्रोलिसिस में क्या होगा बेटा? आयनिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। क्या होगा? आयनिक बॉन्ड फ्यूजन। आयनिक बॉन्ड फ्यूजन बोलने का मतलब है ए है और बी है और इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच में क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन है। अब सपोज बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो बी अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके चली जाएगी, बेचारा ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बेटा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। और यहाँ पर क्या बनने वाले? आयंस फॉर्म होंगे। तो जब भी ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी होमोलिसिस होगा तो वहाँ फ्री रेडिकल बनेगा और मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होगी। क्लियर है? और जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का तो वहाँ आयंस बनेंगे, कैटायन एनायन बनेगा, तो आयनिक मैकेनिज्म होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे बेसिक बात है इस चैप्टर की, लिख लो। हो गया? अब पॉइंट नंबर सेकंड हम लोग देखने जा रहे हैं, रिएक्शन कंडीशन फॉर बॉन्ड फ्यूजन। हमने सबसे पहले जाना बॉन्ड फ्यूजन कितने टाइप का होता है, बताओ कितने टाइप का? दो टाइप का। एक कौन सा? होमोलिसिस, दूसरा कौन सा? हेट्रोलिसिस। अब हमको पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि होमोलिसिस करवाना है कि हेट्रोलिसिस कराना है? होमोलिसिस कराऊंगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, हेट्रोलिसिस कराऊंगा तो आयन बनेगा, मैकेनिज्म आयनिक होगी। होमोलिसिस होगा तो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होगी। फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म का स्ट्रेटेजी अलग होता है, आयनिक मैकेनिज्म अलग होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा? रिएक्शन के कंडीशन को देख के पता चलेगा। तो होमोलिसिस वर्सेस हेट्रोलिसिस देखने जा रहे हैं। सबसे पहले होमोलिसिस की बात करूंगा तो होमोलिसिस किसमें होता है बेटा? हाई टेम्परेचर। कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया हुआ
तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, होमोलिसिस हो जाएगा, है ना। प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड लाइट, किसी रिएक्शन में पेरोक्साइड दिया हुआ और सनलाइट दिया हुआ, वहां क्या हो जाएगा बेटा, होमोलिसिस हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दो टाइप का होता है, एक पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर। कोई अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वहां पर वापस से क्या हो जाएगा, होमोलिसिस हो जाएगा। रिएक्शन में वेपर फेज दिया हुआ है, लिखा हुआ है वेपर फेज में रिएक्शन हो रही है, क्या हो जाएगा, होमोलिसिस। अटैकिंग रिएजेंट, जो अटैक करने वाला स्पीसीज है वो खुद ही होमोलिसिस के दौरान बना, यानी फ्री रेडिकल है, तो मैकेनिज्म भी क्या हो जाएगी बेटा, होमोलिसिस होगी। बोलो बात समझ में आ रहा है। सिमरन मुंह मत फाड़। हाइड्रोलिसिस के लिए देखते हैं, सबसे पहले लो टेम्परेचर दे दूंगा, क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, एसिड बेस डाल दूंगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अटैकिंग रिएजेंट इज आयन, क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पक्की बात है। ये सब कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, इनको देख करके हम पता करेंगे कि होमोलिसिस हो रहा है या हाइड्रोलिसिस हो रहा है। समझ में आया। होमोलिसिस के लिए 5 बातें बताओ। हाई टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, अटैकिंग स्पीशीज क्या हो, फ्री रेडिकल हो, और ऊपर से क्या हो, वेपर फेज हो, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर हाई टेम्परेचर था, यहाँ क्या होगा, लो टेम्परेचर था। इधर क्या था, नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ क्या आएगा, पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, यहाँ पर अटैक करने वाला स्पीशीज एसिड बेस भी हो सकता है, और अटैक करने वाला स्पीशीज क्या हो सकता है बेटा, आयंस हो सकता है। बोलो समझ में आया सभी को, आराम से लिखो। बहुत बेकार सा चाय था। नंबर 3 देखते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। पहले बॉन्ड तोड़े, अब टूट गया तो अब जोड़ना भी जरूरी है, कब तक टूटा हुआ घूमेगा, ठीक है, बॉन्ड, उसको जोड़ना भी पड़ता है। तो जोड़ने के लिए क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। वहाँ होमोलिसिस और हाइड्रोलिसिस था, लाइसिस मतलब तोड़ना होता है, लाइसोसोम न, हाँ, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। हिमोजेनेसिस क्या होता है, बनने को क्या बोलते हैं, हिमोपोएसिस नहीं, जेनेसिस जो मेटाजेनेसिस, ये सब क्या क्या रहता है ना यार, बायोलॉजी टर्म है, हिमेटोजेनेसिस वही सड़ा सड़ा चीज। होमोजेनिक और एक होता है हेट्रोजेनिक। तो होमोजेनिक हेट्रोजेनिक बोलने का मतलब क्या है, होमोजेनिक मतलब कि एक्स फ्री रेडिकल वाई फ्री रेडिकल दोनों आए, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और क्या बना लिया बेटा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। बोलो क्लियर है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन बीच में रहते हैं, क्लियर, ठीक है। हेट्रोजेनिस में क्या होगा, हेट्रोजेनिक में सपोज कोई स्पीशीज है, उसके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। कोई स्पीशीज वाई है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, क्या है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसके पास है बेटा टेंडेंसी, इसके पास है वैकेंसी, ये अपने लोन पेयर को यहाँ दे देगा और जो मॉलिक्यूल बनाएगा वो कैसा बनेगा बताओ, वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाई। यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स, इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, वाई ने रिसीव किया तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे होता है ना। लिख लो फटाफट। नंबर 4 देखने जा रहे, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। रिएजेंट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या हुआ मंकी, तो लंबी लंबी सांस ले, जाना है, हाँ जा, जानबूझ के इसको जाने नहीं दिया तो एक्टिंग कर दी, छोड़वा दूं, चक्कर आ रहा है, ध्रुव भी एक बोल छोड़ देंगे, शाम को क्लास है, ठीक हो के आना, नहीं खूब फाइट मारूंगा तेरे को मैं, ठीक है। हाँ चलो चौथा देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। बता कितने टाइप के होते हैं रिएजेंट, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो एक जगह लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे जगह लिखेंगे बेटा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, दोज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। वो जो क्या करते हैं बेटा, लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, है ना, अट्रैक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो वो लोग क्या बनाने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। मे बी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या तो वो लोग न्यूट्रल हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट। भाई अगर वैकेंट ऑर्बिटल ही ना हो तो वो लोन पेयर को अट्रैक्ट कैसे करेगा, और अट्रैक्ट कर भी लिया तो रखेगा कहाँ पे, दोनों सवाल है। तो इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए सबसे पहले या तो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए या तो न्यूट्रल होना चाहिए, और वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए। इन्हीं को ही हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुईस एसिड बोले थे, क्या बोले थे, लुईस एसिड बोले थे, नहीं बोले थे। और एग्जाम्पल भी यही थे, देखो H+ है,
X प्लस है, NO प्लस है, NO2 प्लस है, इन सब में पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इन लोग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। NH4 प्लस H3O प्लस, ये दोनों क्या नहीं हो सकते, ये दोनों कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि इनके पास नो वैकेंट ऑर्बिटल, इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। कौन सा? NH4 प्लस और H3O प्लस। बोलो सबको समझ में आ रहा है? दिखाई भी दे रहा है ना? अब हम लोग न्यूट्रल वाला देख लेते हैं। PCl3 वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है। PCl5 वैकेंट डी ऑर्बिटल, AlCl3 डी ऑर्बिटल, BF3 मॉलिक्यूल के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। SnCl4, ZnCl2, SO3, ये सारे एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। इन सब के पास वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। अभी हम लोग न्यूक्लियोफाइल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? दोज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, बल्कि दे देते हैं। दूसरा, मे बी नेगेटिवली चार्ज। क्या हो सकते हैं ये लोग? नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। तीसरी पॉइंट, मस्ट हैव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इनके पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो आसानी से निकल जाए, टूट जाए। कौन से होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या लोन पेयर हो सकते हैं। विद कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी था, यहाँ ऑक्टेट का कंप्लीट होना जरूरी है। ना तो खुद का खाने का पैसा नहीं, दूसरे को थोड़ी खाना खिलाओगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? पहले खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना है, उसके बाद दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना है। इसके भी दो एग्जांपल होते हैं, एक तो चार्ज या तो न्यूट्रल। चार्ज होगा तो H माइनस, R माइनस, X माइनस, OH माइनस, CN माइनस, NO माइनस, RO माइनस, है ना। ऑल एनायंस आर, ठीक है, क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल। सारे एनायन न्यूक्लियोफाइल है। इनको तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इनको लुईस बेस बोल रखा, इनऑर्गेनिक में। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो न्यूट्रल कौन होगा? H2O लोन पेयर है, एल्कोहल लोन पेयर है, ईथर लोन पेयर है, अमोनिया लोन पेयर है, अमाइन लोन पेयर है, बेंजीन C6H6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, एल्कीन लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, एल्काइन लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। किसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, किसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। बात समझ में आ गया? फटाफट लिखेंगे कॉपी में। क्या चीज? वो ज्यादा प्यारा दिखता नहीं, वो ही प्यारा दिखता है, ये बोल तू। गलत बात मत कर क्लास में। हाँ, तुम लोग और प्यारे, साक्षात राक्षसों के रूप हो तुम लोग। कलयुग में जो असुर, प्राचीन जमाने से जो आने, द्वापर युग से जो असुर बच गए होंगे, वही आगे तुम लोग। क्यों गलत बोल रहा हूँ? खासकर लड़के नहीं, लड़के राक्षस नहीं है, लड़के दैत्य है। दैत्य वो होता है जो राक्षसी पावर उनके पास रहता है लेकिन दिमाग नहीं होता, बैल बुद्धि। राक्षस लोग पास खुद का थोड़ा दिमाग भी था, जैसे जैसे रावण है वो राक्षस था, ठीक है, समझे। और राक्षस अलग होता है, दैत्य अलग होता है, दानव अलग होता है, असुर अलग होता है, सब अलग अलग कैटेगरी है, सब एक ही नहीं है। नंबर 5वां देखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, इधर देखना सब, साहू जी इधर देख, मजा आएगा। इंटरमीडिएट ना हमारे पास 5 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है मेंटिस, सॉरी मेंटिस नहीं, कार्ब कैटायन। क्या होता है बेटा? कार्ब कैटायन। एक होती है टाइग्रेस नहीं रे, कार्ब एनायन। क्या होगा बेटा? कार्ब एनायन। एक होता है कार्बन फ्री रेडिकल, और एक होता है कार्बीन, और एक होता है नाइट्रीन। तो 5 हमारे पास क्या होते हैं बेटा? 5 हमारे पास ड्रैगन योद्धा होते हैं, 5 हमारे पास इंटरमीडिएट्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप रिएक्शन करोगे तो इंटरमीडिएट क्या होता है समझ में आ रहा है? रिएजेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ रिएक्शन थोड़ी देर रुक के रेस्ट करती है, वहाँ पर थोड़ा सा आराम कर रही होती है, वो वाले स्टेज को बोला जाता है इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनता है, फिर रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होती है। तो इंटरमीडिएट हमारे पास कितने टाइप के होंगे बेटा? 5 टाइप के होंगे। सबसे पहला कौन सा होगा? कार्ब कैटायन। दूसरा कौन सा होगा? कार्ब एनायन। तीसरा कौन सा होगा? कार्बन फ्री रेडिकल। चौथा कौन सा होगा? कार्बीन। और 5वां कौन सा होगा? नाइट्रीन। ठीक है, छापो। इसमें पर्सनली मेरा फेवरेट ये वाला था, मालूम। चलो लिख लिया सभी ने? तो 5 हमारे पास कौन है बेटा? इंटरमीडिएट्स हैं। इनको एक एक करके हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या बेटा? कार्ब कैटायन। कौन सा देखने जा रहे हैं बेटा? कार्ब कैटायन। गौर से देखना सब लोग। साहू जी गौर से देख बेटा, क्या हुआ? सब भाई बहन लोग, कजिन लोग है ना, कजिन लोग है सब।
एक कजिन है, वो सब भाई बहन रहते हैं इसके। तुम लोग देखे नहीं है क्या कुंग फू पांडा 3? ठीक है, मस्ती नहीं करो, इधर देखो। देखो साहू जी इधर देख, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2 होना चाहिए, लेकिन प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये हो जाएगा 2p1। बॉन्ड बनाने के टाइम पे एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा 1s2 2s1 2p क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो 2s में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक बॉन्ड ये वाला बन जाता है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। बोलो बना रहा है ना, ये देखो 1 2 3 सिग्मा, बोलो बना रहा है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लिया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इनको मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वो कौन सा है बेटा, p ऑर्बिटल है। ये हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है क्या, नहीं किया है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये वैकेंट हमारे पास में p ऑर्बिटल है और ये हमारे पास में क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। गौर से देखना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्ब कैटायन के कितने होते हैं, 6, यानी ऑक्टेट इसका क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा तो ये क्या करेगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में कहीं से लोन पेयर लेके डालने की कोशिश करेगा। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, ये केमिकल बॉन्डिंग की बातें हैं, ये सब क्लियर है? ठीक है। अच्छा, नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या, तो नेचर वाइज ये क्या होगा बताओ, कार्ब कैटायन डायमैग्नेटिक। क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, इसकी वैलेंसी कितनी है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो ये ट्राइवैलेंट है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आया सभी को, छाप लो। आगे बढ़ू, दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं कार्ब एनायन। कार्ब एनायन कैसे होगा, कार्बन पे होगा नेगेटिव चार्ज, बोलो होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, लेकिन ये हो जाएगा 2p3, तो ये नेगेटिव चार्ज है। कार्बन पे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है, बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड, ये दूसरा और ये तीसरा बॉन्ड, ये चारों ऑर्बिटल मिलकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बताओ कोई वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास बचा क्या, नहीं। ठीक है, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, बोलो होता है। अब यहाँ पर आ जाएगा कार्बन और ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन का था ही था और एक नेगेटिव चार्ज आया था ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, समझ रहे हो ना। ये नेगेटिव चार्ज है, क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। किस में प्रेजेंट है, ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। किस में प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। बोलो बात क्लियर है। नेगेटिव चार्ज बोल दो या लोन पेयर बोल दो, एक ही मतलब है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लोन पेयर सिमिलर, आप समझ रहे हैं बात को। ठीक है, बताओ ऑक्टेट चेक करो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप कैसा होगा बताओ, पिरामिडल। ठीक है, और फिर क्या है बेटा, ट्राइवेलेंट है। क्या है, ट्राइवेलेंट, लिख लो। डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक होगा बताओ, डायमैग्नेटिक। तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बन फ्री रेडिकल।
ठीक है अंजलि, कार्बन फ्री रेडिकल है ये। क्या है बेटा? कार्बन फ्री रेडिकल। देखो कार्बन फ्री रेडिकल कैसे होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। क्लियर है? कार्बन अगर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो ये हो जाता है 1s2 2s1 2p3। बोले यही होता है ना। 2s में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में इसके पास कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। और एक ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये अनपेयर्ड रह जाता है। क्या रह जाता है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहेगा। क्या रहेगा बेटा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यह हमेशा कैसा रहेगा बेटा? पैरामैग्नेटिक नेचर का रहेगा। और ऊपर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ? 7 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, यानी ऑक्टेट इसका हमेशा क्या रह जाएगा? इनकम्प्लीट रह जाएगा। समझ में आ रही बात? अब आप पूछोगे सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ना? ठीक है, 2 केस हो सकता है। ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन ना बेटा 2 तरीके का हो सकता है। इफ अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम, देन उस कंडीशन में सिग्मा हो जाएगा 3 और लोन पेयर जो एक था, ठीक है, इसको अपन ने 0.5 का काउंट किया ना, एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो पेयर में कितना हुआ? 0.5। ये 3.5 है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम है तो 4 मान लूँगा। हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3। और अब इसका शेप क्या होगा? ये कार्बन है, ये 1 2 3, शेप होगा पिरामिडल। ठीक है, बॉन्ड एंगल भी 109 107 के आसपास होगा। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, किस में प्रेजेंट रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है उसमें क्या प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इतनी कहानी समझ में आया? दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है इफ अटैच्ड विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम लाइक हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन वगैरह से अटैच है तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ? है ना, यहाँ पर क्या होगा बताओ? सिग्मा कितना हो जाएगा? 3। और लोन पेयर मैंने काउंट किया कितना? 0.5। तो ये 3.5 था ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 3 करेंगे। इसका रीज़न मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हूँ, एक बार वापस से रिवीजन करता हूँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल आर हाईली एनर्जेटिक। ये रेजोनेंस में तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब इनका कॉन्ट्रैक्शन किया जाए, और कॉन्ट्रैक्शन तभी होता है जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम अटैच्ड हो। पढ़ा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, याद आ रहा है? ठीक है, चलो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब sp2 होगा तो एक s एक p और एक p, ये sp2 हुआ। एक ये जो p ऑर्बिटल है वो प्योर रह जाएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो अब इसका शेप कैसा हो जाएगा? देखो ये हमारे पास में p ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कैसा वाला है? अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल। बोलो क्लियर है? और ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। इतनी बातें सबको समझ में आई? पक्का समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? पक्का? सच बताओ, पढ़ाया हूँ ये? हाँ ठीक, फोटो खींचो इसका। चौथा हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरमीडिएट, नाम है इसका क्या बेटा? कार्बीन। गौर से सुनना, कार्बीन क्या होता है? इट हैज न्यूट्रल कार्बन, बात नहीं कर,
न्यूट्रल कार्बन विद 2 bond pairs and 2 non-bonding electron. ठीक है, देखो कोई न्यूट्रल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? न्यूट्रल कार्बन होना चाहिए। इसके पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 क्या होंगे बेटा? हाँ, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं या तो किसके फॉर्म में हो सकते हैं बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। अगर लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, किसके फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा? लोन पेयर के फॉर्म में, तो ये सिंगलेट कार्बिन होता है। क्या होता है बेटा? सिंगलेट कार्बिन। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में प्रेजेंट है तो इसको बोलता है डबलेट। नहीं, नालायक को सिंगलेट है तो डबलेट नहीं होगा, हर सिंगल का डबल नहीं होता, ट्रिपलेट कार्बिन। सिमरन, ऑमलेट होता तो सही, ऑमलेट कार्बिन है ना, नालायक कहीं के सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। गौर से देखना, ये मेरे पास कार्बन है, कार्बन के पास में मैंने 2 बॉन्ड पेयर बनाए। क्या बनाया बेटा? 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, 2 बॉन्ड बना रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 2 बॉन्ड पेयर है, ये क्या करेगा? ये आगे बॉन्ड कैसे बनेगा? अगर ये कंपाउंड फॉर्मेशन करे, क्या बनाया बेटा? कंपाउंड बनाए। ये कार्बन आगे कंपाउंड बनाए, सपोज कंपाउंड ए बना रहा है, तो कंपाउंड ए ऐसा हो सकता है एक्स और वाई अटैच हो जाए, और ये 2 बॉन्ड पेयर हैं। ये जो 2 बॉन्ड पेयर थे वो यही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे, एक एक्स से इंटरेक्ट किया, एक वाई से इंटरेक्ट किया। एक ये हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है, इसको मैं कंपाउंड बी बोल रहा हूँ। ये दोनों सिमिलर बन सकते हैं। ये कार्बन है, ये एक्स है, एक वाई है। क्लियर है? अब 2 चीज़ हो सकता है। ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये 2 इलेक्ट्रॉन थे। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा हूँ। इसी को हमने बोला था हेट्रोलिसिस। ये कार्बन क्या किया? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन वाई अपनी तरफ लेकर के चला गया। यानी यहाँ से एक्स प्लस अलग हो गया और y माइनस अलग हो गया। यहाँ पर हो रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो रहा है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या बनेगा जरा देखना। ये कार्बन था, ये एक इसका बॉन्ड पेयर, ये एक इसका बॉन्ड पेयर, बोलो है। अब 2 इलेक्ट्रॉन आकर के कार्बन के एक ऑर्बिटल में रह जाएगा और एक इस वाले ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन y लेके चला गया, तो ये वाला ऑर्बिटल खाली हो जाएगा तुम्हारे दिमाग की तरह। अब ये जो कार्बिन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल क्या है? प्रेजेंट है। वैकेंट ऑर्बिटल क्या है? प्रेजेंट है। गौर से देखना, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है। सिग्मा कितना है इसके पास? 2। लोन पेयर कितना है? 1। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। शेप क्या होगा इसका? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। और बात को समझो, ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप होगा। ट्राइगोनल प्लेनर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी, लेकिन बॉन्ड तो 2 ही बन रहा है ना। तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा बताओ? बेंट होगा या वी शेप होगा? बेंट या वी शेप। अरे ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है ना, केमिकल बॉन्डिंग भूल गए क्या? ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये कार्बन है, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। ये वैकेंट ऑर्बिटल है। बताओ शेप क्या हुआ? बेंट या वी शेप नहीं हुआ क्या? ठीक है। नेचर देखो, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा? बोलो, डायमैग्नेटिक होगा। कौन सा होगा? डायमैग्नेटिक। ठीक है। ये कौन सा कार्बीन है? इस कार्बीन को बोलते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। कौन सा? सिंगलेट कार्बीन। इतनी बातें पता चल गई? सिंगलेट कार्बीन से रिलेटेड पूरी बातें पता चल गई ना? हूँ हाँ करो। कितने लोग कार्बीन जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो?
मैं पढ़ाया हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, झूठे लोग। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर अब होगा क्या, यहाँ से ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये बॉन्ड बीच से होमोलिसिस करेगा, ये बॉन्ड बीच से होमोलिसिस करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर रह जाएगा। बोलो रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, एक यहाँ रह जाएगा, एक यहाँ रह जाएगा, एक यहाँ रह जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स फ्री रेडिकल और वाई फ्री रेडिकल अलग हो गया, यानी इधर हो रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ये कार्बन के दो बॉन्ड पेयर हो गए, एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलो हुआ नहीं हुआ। इस टाइप के कार्बीन को बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन। सिग्मा बताओ कितने हैं, 2। लोन पेयर कितने हैं, 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। शेप क्या होगा, लीनियर। शेप क्या होगा बेटा, लीनियर। नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, बताओ। पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब भी इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। तो कार्बीन इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज होता है। अगर सिंगलेट कार्बीन बन रहा है तो ये वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। बोलो करेगा नहीं करेगा। इस वजह से ये किसकी तरह काम करेगा, वेकेंट ऑर्बिटल वाला, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। क्या डाउट है, हाथ उठा रही, क्या हो गया। अच्छा डाउट नहीं, ऐसे ही ठीक है। तो इस तरीके के कार्बीन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपलेट कार्बीन। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन। पक्का सबको ट्रिपलेट वाला कार्बीन वाला पार्ट समझ में आया, हुआ करो, ठीक है, पक्का समझ में आया ना। तो सिंगलेट कार्बीन कैसे बनता है, ट्रिपलेट कार्बीन कैसे बनता है, क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। इसका फोटो खींच, फोटो खींचने की जरूरत है, कॉपी तो है, रहने दो मत खींचो, इधर ध्यान दो। अभी देखो ये सिंगलेट था तो दूसरे का नाम डबलेट होना चाहिए था। दिमाग में डाउट आना चाहिए कि एक का नाम, मुंह मत बना रहे, लिखने का टाइम है, घर में लिखते रहना आराम से। एक का नाम सिंगलेट है, ये तो नाम क्या है, तभी, ठीक है। चलो हाँ, एक का नाम होता है क्या बेटा, सिंगलेट, और एक का नाम होना चाहिए था डबलेट। ये ट्रिपलेट ही क्यों हुआ, ये ट्रिपलेट ही क्यों हुआ, इस बात को जानते हैं, ठीक है। एक्चुअली सिंगलेट ट्रिपलेट ये मल्टीप्लिसिटी से आता है। किससे आता है बेटा, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू 2s प्लस 1। क्या होता है, m इक्वल्स टू 2s प्लस 1। m होता है मल्टीप्लिसिटी, सांस मतलब है, और s होता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको मालूम है स्पिन इलेक्ट्रॉन का या तो प्लस हाफ होता है या तो माइनस हाफ होता है। बोलो होता है ना, ठीक है। अब देखो हमारे पास कार्बीन है, क्या है बेटा, कार्बीन। ये दो तरीके का है, एक का फॉर्मूला ऐसा था, ठीक। मल्टीप्लिसिटी में रख के देखो, इसके पास s निकालो, सबसे पहले इसके लिए s निकालो। ये इलेक्ट्रॉन का कितना है, प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का कितना है, माइनस हाफ, दोनों अपोजिट स्पिन है ना, तो s की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो m इक्वल्स टू 2s प्लस 1, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, 1। इसीलिए इसको सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बीन, सिंगल कार्बीन, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी सिंगल है, 1 है। ध्यान रहे, ये वाला मेरे सिवाय अगर कोई छत्तीसगढ़ में बता दे, मारकर त्याग दूंगा उस दिन। बोलो बात समझ में आ रहा है, अनटिल अनलेस मैं यूट्यूब में इसको ना डालूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में 2 साल पहले इससे क्वेश्चन पूछ गया था, क्लियर है। और कार्बिन जहां जहां बनेगा वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कार्बिन जहां जहां इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनेगा उस रिएक्शन को समझ लेना अच्छे से, और समझ में आ जाता है उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर करके घोल के पी जाना उसको। दूसरा कार्बिन कैसा होता है, ऐसा ही होता है। यहां पर एस निकालो, ये भी अपवर्ड है, प्लस हाफ, ये भी कितना होगा, प्लस हाफ, यानी कितना हुआ, 1। मल्टीप्लिसिटी होगा 2s प्लस 1, यानी 2 इंटू 1 कितना होगा, 3। अब 3 मल्टीप्लिसिटी आया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ट्रिपलेट रखा गया। 2 आता तो डबलेट बोलता, नहीं आ रहा समझ में, अंडा आता तो ऑमलेट बोलता तब, ठीक है, समझी, हाँ ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपलेट कार्बिन। नहीं आ रहा बात समझ में, तो सिंगलेट ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी से नाम आया है। वैसे आपको बहुत ज़्यादा इसको जानकारी में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन
जो पूछने वाला है वो सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए और बात करते हैं साहब, कार्बिन की बात करते हैं। तो जो सिंगलेट कार्बिन है ना, ठीक है, जो सिंगलेट कार्बिन है वो ट्रिपलेट के कंपैरिजन में क्या होता है बेटा, लेस स्टेबल होता है। ये क्या होता है, लेस स्टेबल। और जो ट्रिपलेट कार्बिन है वो क्या होता है, मोर स्टेबल, ठीक है, समझ में आया। तो हमने अभी तक कौन कौन से रिएजेंट्स देख लिए, इंटरमीडिएट देख लिए, कार्ब कैटायन देख लिया, ठीक है। ये देखो सबसे पहले देखा कार्ब कैटायन, शेप ऐसा होता है। फिर देखा कार्ब एनायन, पिरामिडल शेप। फिर देखा कार्बन फ्री रेडिकल, पिरामिडल भी हो सकता है, ट्राइगोनल, प्लेनर भी हो सकता है। फिर हमने देखा कार्बिन, कार्बिन दो तरीके का होगा, एक सिंगलेट और एक हाँ डबलेट। कौन बोला रे, कार्बिन हो गया, क्या हो गया बेटा, कार्बिन। मल्टीप्लिसिटी वाली बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट देखने जा रहे हैं, क्या नाम है बेटा, नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या होता है, नाइट्रीन ना न्यूट्रल नाइट्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूट्रल नाइट्रोजन। क्या होना चाहिए, न्यूट्रल नाइट्रोजन। न्यूट्रल नाइट्रोजन होने के साथ साथ में एक लोन पेयर होना चाहिए इसके पास में। क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एक बॉन्ड पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बॉन्ड पेयर। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होने चाहिए, टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये भी नाइट्रीन भी ना दो टाइप का होता है। कौन कौन सा दो टाइप, एक होगा सिंगलेट, नाइट्रोजन है, एक बॉन्ड पेयर हो गया, एक क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, और दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सिंगलेट होने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, ये दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आ रही बात। और एक क्या होगा बेटा, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होने के लिए एक बॉन्ड पेयर हो गया, न्यूट्रल नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर हो गया, और दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर के फॉर्म में रह सकता है या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। बोलो समझ में आया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है तो ट्रिपलेट, और अगर लोन पेयर के फॉर्म में है तो सिंगलेट। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो इसी के साथ ही आज वाला टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। शाम वाली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा, एडिशन रिएक्शन यानी एल्कीन। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।